Hello, friends. Every year, civil services examinations, we see at least 10 lakh students fill the form. Around 5 to 6 lakh they appear for prelims. Some 15,000 get opportunity to write mains. Somewhere around 2,500 appear for the interview, and some odd 1,000 students are finally selected. This year, on 22nd of April 2025, the results for Civil Services Exam 2024 was announced. And amongst many students from Shubhra Ranjan IS study who have qualified this exam, 130 plus, the most special result for us is the result of Manu Kark, rank 91. Why Manu is so special to us? Because he is differently abled, he is visually impaired. Manu has done his schooling from Jaipur, St. Xavier's School, Jaipur. He did his graduation in political science from Hindu College, Delhi University. He did his master's from School of International Studies, JNU, and is currently pursuing his PhD from Jawaharlal Nehru University. Along with his excellent academics, Manu qualified this examination in his second attempt itself. And the rank 91 itself is telling lot about his hard work and the kind of success he has achieved. In this success story, one of the biggest role has been of his mother, and she has been standing like a rock and supporting in whatever way she can and supporting Manu's studies. So welcome Manu Thank you, sir. to this podcast. आपकी जो जर्नी रही है मनो सिविल सर्विसेज में, डेफिनेटली एंड नीडलेस टू से ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। ये उन लोगों को होप देगी जो कि बिकॉज बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल चैलेंजेस उन्हें लगता है कि दे विल नॉट बी एबल टू परस्यू देयर ड्रीम। एक बात मैं और बता दूं कि मनु was not visually impaired since his birth. It is something that he started developing from class 8 and 9, and soon he realized that he cannot see things. Imagine how difficult it can be for a person to just uh, accept this fact that he cannot see the world anymore. However, Manu worked with that particular situation, and today he is definitely one of the success stories. So, Manu, आपका जो आईएएस बनने का ड्रीम रहा है, जो मैंने वंदना जी से सुना, ये बचपन से ड्रीम रहा है आपका? आपने बचपन से सोचा कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन जब क्लास 8-9 के आसपास आपकी आंखों की रोशनी गई, तो क्लास 8-9 में क्या ही उम्र रहती है लोगों को, इज़न्ट इट? तो आपको कहीं न कहीं लगा होगा कि अब कैसे इस ड्रीम को परस्यू करें? क्या क्या फीलिंग थी उस समय? फर्स्टली थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। जब 8th-9th में मुझे पहली बार प्रॉब्लम आई, तब मुझे लगा था कि जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी आगे एकेडमिक्स की या फिर कोई भी स्टडीज़ की जो मैं परस्यू करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं और भी लोगों से उन्होंने मुझे मिलवाया कि केवल मैं ही नहीं हूँ, हुँ, बहुत लोग एक्सिस्ट करते हैं जो डिस्पाइट दीज़ चैलेंजेस लाइफ़ में बहुत अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हुँ, हुँ, सिमिलरली मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ देखी, काफ़ी लोगों को देखा, हुँ, हुँ, जो पर्सन में डिसेबिलिटी होने के बावजूद काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे लाइफ़ में। हुँ, तो हुँ। उनसे मुझे मोटिवेशन मिली कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। डेफ़िनिटली। और वो बता रही थी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ने मनु के बारे में कहा था कि अधिक पढ़ के क्या कर लेगा, कलेक्टर बन जाएगा क्या? और आज जब 2025 में हम बैठे हैं, मनु हैज़ बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो डेफिनेटली ये विश्वास था, इनकी मदर का विश्वास था, ये मनु की हार्ड वर्क थी जो कि इनको यहाँ तक लेके आती है। तो मनु, जब आपने 12th किया और जब आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन आपने लिया, आपने तैयारी अपनी कब से शुरुआत की? सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कब से? सर मेरे कॉलेज के केवल 6 मंथ्स के बाद ही कोविड लॉकडाउन आ गया था, हुँ, हुँ। जिसमें सेल्फ आइसोलेशन काफ़ी एक प्रोमिनेंट फैक्टर था। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम स्पेयर है, हुँ, जिसमें मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। हुँ। आइडिया बहुत पहले से था, पर उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली। हुँ, हुँ। तो उस एडversiटी में अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हुँ, स्टार्टिंग में मैंने पहले एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझा कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिमांड क्या है, हुँ, इसकी बेसिक निटी-ग्रिटीज़ क्या है। हुँ, अगर मैं ऑप्शनल क्या लूँगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था क्योंकि हुँ, पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा हुआ है। हुँ, हुँ, तो वो मुझे फर्स्ट स्टेप पे श्योर था कि पॉलिटिकल साइंस रहेगा। हुँ, फिर मैंने और चीज़ें डिसाइड करी कि न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ूँगा, हुँ, एक्सेसिबल मटीरियल कहाँ से आएगा हुँ, और रिसोर्सेज़ क्या हो सकते हैं ताकि मुझे बेटर क्लैरिटी मिल पाए इस एग्ज़ाम को लेके। हुँ। मनु सुब्रह्मण्यन राय स्टडी में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे।
और इन्होंने जैसा कि इन्होंने बताया कि आप कॉलेज के सेकंड ईयर से स्टार्ट करी थी अपनी जी सर। प्रिपरेशन? जी सर। सेकंड ईयर से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मनु, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम पढ़ते हैं, कैसे रिटेन किया जाए? आपके केस में आप टैबलेट बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है, आप लेक्चर्स को सुनते थे। देन व्हाट वाज़ योर अप्रोच कि आपने लेक्चर को सुना, देन हाउ वुड यू रिटेन इट इन योर माइंड, ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के दौरान उसको लिख सकें? सर शुभ्रा मैम पहली बात तो जो पढ़ाती है, हुँ, वो जो हुँ। स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाती है, हुँ, हुँ। वो इतना क्लियर होता है कि उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम कम ही आती है। हुँ, हुँ। केवल कुछ कोटेशन, स्कॉलर्स या फिर उनके स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ों को टाइप करके नोट्स बना लेता था, हुँ, हुँ। ताकि उनको फ्यूचर में बार-बार रेफ़र कर सकूँ। हुँ, हुँ। और फिर मैंने उसके और भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसके अंदर केवल जैसे प्लेटो है, जैसे हुँ, थिंकर, तो प्लेटो लिखा और उसकी बेसिक थ्योरीज़ क्या हो सकती हैं, हुँ, थ्योरी ऑफ नॉलेज हुई, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हुई, थ्योरी ऑफ फिलॉसफर किंग हुई, उनके बारे में और कौन किन स्कॉलर ने क्या-क्या बोला है, जैसे ओकशॉट ने बोला है, हुँ, व्हाइटहेड ने बोला है, कार्ल पॉपर ने बोला है, हुँ, हुँ, क्रिटिसिज़्म किसी का है क्या? और उसमें कोई कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? हुँ, तो हुँ। इन चीज़ों का मैं वन पेजर टाइप नोट्स बना लेता था। फिर उनको अच्छा। रिवाइज़ करने में ईज़ी लगता था। अच्छा, ऐसे आप रिटेन कर पाते थे। जी। ठीक है। मनु, आपके प्रिपरेशन में टेक्नोलॉजी की बहुत यूज़ रहा होगा, राइट? ताकि आपको जो इम्पेयरमेंट है उसमें थोड़ा हेल्प मिल सके। तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किया है? मगर दिस क्वेश्चन इज़ particularly important for those who are also facing such difficulties. सर आई बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी ग्रेट लेवलर। हुँ, हुँ। इट मेक्स एवरीवन एट पार। यस, तो यस। मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जैसे फ़ोन के अंदर टॉकबैक होता है, हुँ, स्क्रीन रीडर, जिससे हम कोई भी चीज़ पीडीएफ्स या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस एवरीथिंग अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। हुँ, हुँ, तो सेकेंडली मैंने यूट्यूब का बहुत इस्तेमाल किया था, हुँ, क्योंकि उसमें लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे करंट अफेयर्स की चीज़ें भी रहती हैं। हुँ, प्रीलिम्स के जैसे क्वेश्चन पेपर अगर एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, हुँ। तो केवल यूट्यूब पे एक सर्च करना होता है और वो कोई ना कोई किसी ना किसी का वीडियो मिल जाता है जिसने क्वेश्चन बोल के और उसके ट्रू, आंसर बता रखे होते हैं। ट्रू, ट्रू। तो मैंने यूट्यूब पे इतना अपने आप को डेवलप कर लिया था कि मैं 2x पे वीडियोज़ देख पाता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसका इम्पैक्ट मेरी स्पीच पे भी आया कि अभी मैं थोड़ा फ़ास्ट बोलता हूँ। हाँ, आप थोड़ा-थोड़ा-सा फ़ास्ट बोलते हैं। जी, दैट इज़ बिकॉज़ यू हैव इवॉल्व्ड जी। एंड आपने 2x में ही चीज़ों को समझा है, तो मे बी आप 2x में भी बोलना ही पसंद करते हैं एंड दैट आल्सो शोज़ कि दैट विल आल्सो हेल्प यू इन फास्टर थिंकिंग, ठीक है। यस। प्रिपरेशन, डायरेक्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, मनु। पॉलिटिकल साइंस, जैसा आपने कहा कि इट हैज़ बीन योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हिच यू हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा है। लेकिन जब हम यूपीएससी में आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत डिफरेंट होता है यूनिवर्सिटी लेवल से, ठीक है? तो आपने इन 2 चीज़ों को कैसे रिकॉन्साइल किया? क्योंकि मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि मनु इज़ आल्सो सेकंड टॉपर in Hindu college when he graduated. So he has also excelled his academics at the college level also and civil services में तो किया ही है। तो दोनों चीज़ों को कैसे रिकॉन्साइल किया मनु? सर एकेडमिक्स में मुझे लगता है कि जो हम आंसर्स लिखते हैं, हुँ, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, किसी भी एक पर्टिकुलर स्कॉलर पे हमें 5 या 6 पेजेस लिखने पड़ते हैं, हुँ, और यूपीएससी में वही हमें उसको कंसाइज़ बना के बहुत सारे स्कॉलर्स और डायमेंशंस विदिन 2 और 3 पेजेस कवर करने होते हैं। हुँ, हुँ, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है आंसर राइटिंग के स्टाइल में, दोनों में, कॉलेज लेवल पे और यूपीएससी के लेवल पे। हुँ, हुँ, तो इन दोनों को कंसाइल करने के लिए मुझे जेएनयू में और हिंदू कॉलेज में हुँ, रिसर्च पेपर डायरेक्टली पढ़ने पड़ते थे, जो रॉ हुँ, पेपर्स होते हैं, हुँ, हुँ, केनेथ वॉट्स का हुआ या किसी कार्ल पॉपर का हुआ। हुँ, हुँ, तो उससे मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग औरों से बेटर डेवलप होती थी, जिनके पास पॉलिटिक्स ऑप्शनल है। हुँ, हुँ। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को मैंने यूज़ करते हुए, उसी को बहुत क्रिस्प बना के, शॉर्ट बना के उसको अपने यूपीएससी के आंसर्स में लिखा, और उससे मुझे स्कॉलर से भी एनरिचमेंट हुआ। ओके। एक चीज़ और जो ख़ास बात है मनु के प्रिपरेशन के साथ कि मनु ने कभी अपने एकेडमिक्स को रोका नहीं, वो पैरेलली चलता रहा। सो आपकी प्रिपरेशन चलती रही, आपका ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, मनु ने नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया और पैरेलली पीएचडी के लिए भी एनरोल हुए। ओके। एंड एक चीज़ जो मनु आप शेयर कर रहे थे कि नेट जेआरएफ कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बैकअप ऑप्शन for those who are pursuing civil services. Can you throw some light on that? Sir, I believe NET JRF is a very good plan B if anybody wants it, Mhm, because it is just a single day examination. mhm, We have to appear for it, and if we qualify NET, mhm, then we are eligible to become assistant professor in any college of India mhm, that is under the central government. mhm, Sir, also if we qualify JRF,
which Hmm. has a slightly higher cutoff, Hmm. then we get a stipend of more than 47,000 rupees when True. we pursue our PhD. Hmm. So it can be a great plan B, because we can enhance our academic qualification by pursuing PhD, Hmm. and for that we would also be remunerated. So Hmm. net GRF, I think people should go for it. Financially independent भी करता है, जी. and then the best plan B that one can have. uh, ठीक है मनु, despite the fact कि मनु was very much focused towards his studies and all, बट आपको भी एक फेलियर देखना पड़ा, राइट? द फर्स्ट अटेम्प्ट डिड नॉट वर्क आउट। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में उतने मार्क्स नहीं आ पाए कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला, एंड देन यू अगेन you prepared yourself for the next attempt, and now you are successful. So how did you handle that failure in the first attempt? सर, प्रीवियसली आई थॉट कि यूपीएससी भी एक जस्ट एक एग्ज़ाम है, Hmm. मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैं अभी तक अच्छी रैंक लेके आ रहा हूँ, तो यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा अच्छी रैंक से। Mm-hmm. तो मैंने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स होते हैं कि पीवाईक्यूज़ को ढंग से फॉलो करना या फिर टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र करना, Mm-hmm. वो मैंने मिस कर दिया और मैं कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने चला गया। Mm-hmm. तो मेरा मेंस 39 मार्क्स से रह गया था उस टाइम पे। Mm-hmm. सर, इस अटेम्प्ट में मैंने ये अलग किया कि टॉपर्स कॉपीज़ को मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया। Mm-hmm. उनके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन मैंने एज़ इट इज़ बोरो करे। Mm-hmm. उनका डेटा, उनका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने सम्यक जैन सर की कॉपी से एक चीज़ फॉलो करी थी Mm-hmm. कि वो क्वेश्चन में से ही हेडिंग लेते हैं। जो Mm-hmm. क्वेश्चन उसका एज़ इट इज़ हेडिंग बना देते हैं। Mm-hmm. इससे क्या होता है कि हम डिमांड जो होती है उससे डाइवर्ट भी नहीं होते, Mm-hmm. और साथ ही साथ एग्ज़ामिनर को भी पता होता है कि हम डिमांड फॉलो कर रहे हैं। Mm-hmm. सर, उस टाइम पे जब पहला मेंस नहीं निकला था तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग था, Mm-hmm. क्योंकि वो पहली बार मुझे कोई एग्ज़ाम होता जो मेरा फेल हुआ था लाइफ़ में, Mm-hmm. तो काफ़ी डिसहार्टनिंग था। Mm-hmm. पर उस टाइम पे यूपीएससी की साइकिल ऐसी होती है कि यू कैन नॉट स्टॉप एंड You टू know लुक stuff. बैक, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। Mm-hmm. सो उस टाइम पे वापस से प्रीलिम्स आ गए और वापस से साइकिल स्टार्ट हो गई, तो Mm. टाइम ही नहीं मिला, उसका डिसअपॉइंटमेंट True, होता। true. मैं viewers को बता दूं, सम्यक जैन ऑल इंडिया रैंक 7, he was also one of the student of Shubhranjan IS study, and he was also differently abled, he was visually impaired like Manu is, and he qualified with very good rank 7. Manu, let us come to subject specific strategies. Okay, now you have very good marks in GS paper 2, 134 marks, यस right? सर, यस, Which is one of the country highest. It's यस सर। country highest, 134 in GS paper 2. My question is that GS paper 2, since we have to study about polity and international relations substantially, so your knowledge of PSIR must have helped you a lot in general studies paper 2. So how did you integrate the preparation of general studies paper 2 particularly and in PSIR? सर, व्हेन वी फॉलो पीएसआर एज़ अ ऑप्शनल, Hmm. तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट्स की और थॉट प्रोसेसेस की। Hmm. तो जीएस2 के क्वेश्चंस, स्पेशली जो पेपर 1 बी होता है ऑप्शनल का, Hmm. इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, Hmm. वो बहुत ओवरलैप करता है विद जीएस2। Hmm. तो उसके डेटा, उसके फैक्ट्स, उसके कोई थिंकर्स, जैसे आइवर Judgments. जेनिंग्स की Hmm. जजमेंट्स, आइवर जेनिंग्स का कोटेशंस, Hmm. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, Hmm. ये सब डायरेक्टली हम पुट इन कर सकते हैं। Hmm. हमें स्कॉलर्स को मेंशन नहीं करना होता, Hmm. रादर पर हम उनकी थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। और उससे आंसर काफ़ी अच्छा बन जाता है। सर, Hmm. इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने आईआर के बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ किया था, Hmm. तो और उनको डायरेक्टली उसमें पुट किया था Hmm. जीएस2 में। So basically, as Manu is saying, and last year rank 15, Kunal Rastogi also highlighted this, that some famous scholars can be used in GS2 also. तो ऐसा नहीं है कि completely ignore कर सकते हैं. Scholars like Granville Austin, Ivor हुँ, Jennings, James Manner, okay, Ambedkar, Gandhi, they those were quite famous. They can be used in even GS paper 2. टिपिकल एंड नीश स्कॉलर्स, जो कि एक केवल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट ही समझ पाएगा, उसको हम उनको नहीं यूज करते हैं। अदरवाइज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जजमेंट्स, डेटा वी कैन यूज इवन इन जनरल स्टडीज पेपर 2. Just to inform to the viewers that Manu has very good score in the mains, 827 Manu, यस सर। 827, and it was the interview wherein his marks is not bad as such, but 168, definitely there could have been addition of some 12 marks, okay, and then rank would have improved even better, but still rank 91, he is first ranker across India in his category. He is also the highest rank scorer of Rajasthan, वन ऑफ द is it हाईएस्ट। one of the highest scorers of Rajasthan. Manu, political science international relations में आपके marks कितने हैं?
सर 279। 279 279 मार्क्स है। एंड लास्ट ईयर कितने थे? सर लास्ट ईयर 222। 2 सो ये जो डिफरेंस आया है आपका, अराउंड 50 मार्क्स का डिफरेंस है, 55 57 मार्क्स का, व्हाट एक्स्ट्रा यू डिड, या फिर आपने जो पहले किया था उसी को और हाई इंटेंसिटी के साथ किया? तो फर्स्टली मैंने पीवाईक्यूज़ अच्छे से फ़ॉलो करे, शुभ्रा मैम के क्रैश कोर्स में भी मैम कराती हैं हम्म पीवाईक्यूज़। उसको मैं खुद से भी लिखा करता था कि अगर मैं आंसर लिखूँगा तो मैं क्या आंसर लिखूँगा उसमें। हम्म और फिर उसमें मैम का एडिशन मैं कर लेता था, अगर जो मैम के एक्स्ट्रा स्कॉलर्स थे, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस था, वो मैं ऐड कर लेता था। हम्म सेकेंडली मैंने टॉपर्स कॉपीज़ के जो क्वेश्चन्स थे, मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली। हम्म मैंने टॉपर कॉपी को ही उठाया, उसके क्वेश्चन लिए, उनके खुद के आंसर लिखे हम्म और फिर टॉपर से मैच करे। हम्म उससे मुझे बहुत एक इन डेप्थ एनालिसिस मिला कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। हम्म वो मैंने इम्प्रूवमेंट किया कि जैसे मैं डायमेंशंस पहले कम दिया करता था, हम्म तो मैंने डिफरेंट थ्योरी से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एनालाइज़ किया। इससे एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस हुआ उस क्वेश्चन का। हम्म। मनु, पीवाईक्यूज का क्या रोल रहता है? पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। माय ऑब्जर्वेशन हैज बीन, अगेन यू कैन थ्रो योर लाइट ऑन दिस, कि पीवाईक्यूज जो कुछ थीम्स ऐसी देती हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। ओके, यस। तो हर एक चैप्टर से आप पाएंगे कि 4 या 5 थीम ऐसी हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इंडिया यूएनएससी, इफ यू सी देन, हुँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कि शुड इंडिया बी गिवन permanent seat in UNSC, it has been repeated at least 7 to 8 times. यस। Okay, so in that way PYQs become effective. क्या आपको भी लगता है कि PYQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए? स्पेसिफिकली फॉर मेंस ये प्रीलिम्स से भी अप्लाई होता है, पर मेंस में तो बहुत ज़्यादा होता है हम्म कि द क्वेश्चंस आर साइक्लिकल इन नेचर। हम्म मतलब आफ्टर सम टाइम दे टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स। हम्म तो अगर अपन ने मेंस के प्रीवियस 10 इयर्स के ऑप्शनल के पेपर्स कर लिए, तो हमें खुद भी ट्रेंड ये ऑब्जर्व होगा हम्म और आगे भी हेल्प करेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हम्म ग्राम पंचायत पे, गांधी जी पे, हम्म अंबेडकर जी पे, उनके हम्म रिलेशंस विद जॉन रॉल्स पे, ये हम्म क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इनका एक टेम्पलेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम पहले से क्रिएट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो टाइम लगता है सोचने में, वो टाइम थोड़ा कम लगेगा। हम्म क्योंकि पेपर कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हम्म। तो अगर पहले से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और ये सब चीज़ रेडी रहेगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा बन सकता है पेपर। वहाँ सोचने का मौका कम मिलता है, वहाँ पे जी। आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक यस। है। जीएस पेपर 4 में कितने मार्क्स रहे मनु आपके? 125। 125, which is again quite good. Uh, Here my question would be कि क्या पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज से जीएस पेपर 4 में कुछ हेल्प मिलता है? ये सर डेफ़िनेटली मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स उसमें डायरेक्टली कोट किए हैं। हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन रॉल्स की ओरिजिनल पोज़ीशन वाली थ्योरी हम्म मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ में इवन कोट करी है कि फॉलोइंग द ओरिजिनल पोज़ीशन ऑफ जॉन रॉल्स, हम्म आई वुड लाइक टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स हम्म लाइक दिस। कोई भी थ्योरी हो, इमैनुअल कांट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है हम्म जीएस 4 में। हम्म और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंकर्स, वैसी भी थ्योरी, ह्यूमन राइट्स अप्रोच हो गई या फिर कोई दूसरी अप्रोच हो गई, हम्म वो भी बहुत एप्लीकेबल रहती है जीएस 4 के अंदर। तो हम्म उससे वो आंसर एनरिच हो जाता है। और ना केवल जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, हम्म बल्कि केस स्टडीज़ में भी अगर अपन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज़ करें, जैसे मैंने एक इनोवेटिव चीज़ करी थी हम्म। कि केस स्टडीज़ में मैं एक टेबल टाइप बना लेता था। अच्छा, हाँ। उसमें डिफरेंट थ्योरीज़ क्या टेक लेगी उस केस स्टडी पे, वो मैं लिखा करता था। ओके। जैसे फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग हम्म लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए फीमेल अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो। हम्म पर वहीं अगर ह्यूमन राइट्स अप्रोच कहती है तो किसी पे भी लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट थ्योरी से ट्रू केस स्टडी को ट्रू एनालाइज़ करा ट्रू। करता था। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द यूनिक स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव डिस्क्लोज्ड कि आप, रेदर देन, एक होता है कि मल्टी डायमेंशनल अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप बताएं, जो कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, एंड वन वे कैन बी दैट आप अलग अलग थियरीज ना के पर्सपेक्टिव से आप बता सकते हैं व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट वे। ओके, मनु, ऐसे राइटिंग की बात करें, ओके, एंड वी सी अ ट्रेंड की जहाँ पे मोर एंड मोर philosophical essays are coming. Okay, uh, what was your approach towards essay? फिर सिमिलरली इन ऐसे अगर पॉलिटिकल थ्योरी पे इफ आई हैव अ स्ट्रांग ग्रिप, देन दैट सेम थिंग कैन हेल्प इन एसेज आल्सो। Mm-hmm. In that also I quoted many scholars. For example, I remember that I quoted Michel Foucault Mm-hmm. to criticize science and how it is a discourse. Mm-hmm. In the essay that was related to science is a game of doubt, I think Okay. Mm-hmm. so. तो सिमिलरली अगर स्कॉलर्स नहीं भी कोट करना चाहते तो थ्योरीज तो डेफिनेटली हेल्प करती है। Mm-hmm. एंड देयर हैव बीन मेनी एसेज दैट आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द statements of political thinkers. Mm-hmm. For example, Hegel. Mm-hmm. So in those type of essays, definitely Real political is science can give an rational, insight. rational Yes, is sir. real. Okay. एक मिथ है या रियलिटी है, आप बताएंगे मनु? लेकिन एक चीज़ जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में कही जाती है कि सुपर डायनेमिक है,
बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट के लिए कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेटली इट इज़ डायनामिक, ओके, चेंजेस आर हैपनिंग, थिंग्स आर इवॉल्विंग, बट इज़ इट लाइक सुपर डायनामिक कि एकदम आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री, डे बाय डे न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, ऐसा है क्या? सर इंटरनेशनल रिलेशंस एज़ अ डिसिप्लिन काफ़ी डायनामिक है, हुँ, पर यूपीएससी में अब जो अप्रोच होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की दैट आई डोंट थिंक इज़ टू मच डायनामिक। हुँ, फॉर एग्जांपल इफ डोनाल्ड ट्रम्प is taking in power, हुँ, then the questions might be asked on India-US relations, हुँ, हुँ, and that is a question that is being asked since a long time. हुँ, So हुँ, that is not nothing new. We can add on examples from the policies of President Donald Trump. हुँ, हुँ, That is addition that we can prepare, हुँ, but the questions would largely be broadly be ऑन uh, थीम, on theme based. on a theme. Yes. So, what the question how they will word it, that they can write that in context of the recent elections in US, Yes, sir. analyze this. Okay, बस इतना push दिया जाएगा, and why it is basically you're saying that IR being super dynamic is a myth. Yes, Okay, sir. questions are coming on a particular theme, and anyway, the relation between two countries does not change within 1 year. It takes years for that. Okay, so those of you who are having reluctance with the PSIR subject, just because the fact कि आपको लगता है कि एक दिन का भी न्यूज़पेपर आपने मिस किया and then you will be disadvantaged, actually ऐसा नहीं है. Okay, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा मनु? जो ब्रॉड एरियाज होते हैं Hmm. इंटरव्यू में, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, डैफ, आपका इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल किसका बोर्ड था और क्या मेजर थीम रहा आपके इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू 27 जनवरी को था। हम्म, वो शीलवर्धन सर का बोर्ड था, हम्म, और मेरा डैफ था उसके अंदर आईआर बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर रहा था, हम्म, क्योंकि मेरा मास्टर्स में था, पीएचडी था, साथ हम्म, में मेरी हॉबी भी राइटिंग ऑन करंट इंडियन जियोपॉलिटिक्स थी। हम्म, तो उन्होंने स्टार्ट भी उससे ही किया था कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स पे लिखते हो तो रिसेंटली आपने किस पे लिखा है आर्टिकल। हम्म, तो आई मेंशन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नॉट जस्ट इंडिया बट ऑन द जियोपॉलिटिक्स। हम्म, तो जो पूरा इंटरव्यू का कोर्स था वो मोस्टली इसी चीज़ से बेस्ड था हम्म, कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं तो वो ग्रीनलैंड को एनेक्स करना चाहते हैं या फिर उसको खरीदना चाहते हैं। हम्म, तो इफ़ यू वर द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हम्म, एंड यू हैव टू सजेस्ट सम प्लेस टू बी बॉट फॉर इंडिया इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हम्म, देन व्हाट प्लेस इट वुड बी? हम्म, So, sir, I mentioned Strait of Malacca to checkmate China हम्म, and the Wakhan corridor to have better access to Europe and Central Asia. सो बेसिकली जो आपका इंटरव्यू था वो इंटरनेशनल रिलेशन के ही इर्द गिर्द घूम रहा था, Yes, sir. इजंट इट? इवन और भी टॉपर्स ने ये चीज़ शेयर की है। रैंक 30 ने बताया कि उनका भी 80% इंटरव्यू जो है वो आईआर से की तरफ था। अनदर रैंकर शेयर दैट इट वाज मोस्टली पॉलिटिक्स एंड आईआर, एंड आप भी बता रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आईआर से थे। ओके, एंड इन दैट वे आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट पीएसआईआर हेल्प्स यू एट द इंटरव्यू स्टेज ऑल्सो, क्योंकि पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आईआर से तो डेफिनेटली आएंगे, Yes, sir. एंड इन दैट वे यू कैन आंसर द क्वेश्चन in a much more mature manner. Okay. Uh, Manu, you are already successful now, rank 91. Uh, अभी जो एक फीलिंग आती होगी दैट नाउ यू रिलीव्ड, एक ड्रीम था आईएएस बनने Yes, का, sir. जो कि आपने बचपन से देखा, बीच में चैलेंजेस आए, पर्सनल चैलेंजेस आए, फैमिली रिलेटेड चैलेंजेस आए, but because of your hard work and constant support of mother, you have surpassed all that and now you are going to become an IAS officer. When you look back and when you look at the aspirant community, different, आपने पिछले 22 अप्रैल से लेके अभी तक कम से कम Hmm. मोर देन 100 लोगों से आपने Yes, sir. इंटरेक्ट किया है, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है, uh, what message you want to give to them, because now on the you are on the other side of that particular line, आपने देखा है कि उनकी क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? Sir, I would like to say that UPSC is a process. हम्म, If we follow the process and trust the process, then definitely we have a greater chance to get through. हम्म, Sir, however, at the same time, the decision to pursue this process should be rational. हम्म, It should not be driven by emotions or यस, some video on social media of Labasna. हम्म, We have to decide rationally that whether our caliber or capacities suit the examination, हम्म, and whether we would be able to persist for the long time, हम्म, because this examination is very long यस, and it requires a lot of hard work and persistence. हम्म, So if we can continue, then only we should continue. हम्म, Otherwise, there are different options, and UPSC is just an examination and just a part of life. It is not the entire life itself. यस, यस, Sir, I also want to say to the people who unfortunately haven't qualified, हम्म, we should visualize a bag of balls.
Mm, where there are 10 balls. mhm, If we pick up any 5 balls, mm. then the rest 5 balls that are not picked are not wrong, or they are not less competent. True, true. It is just mathematical probability that the seats are very less. Mhm, So few would be selected and few would not be. mhm, So we should not blame ourselves or have or cultivate self doubt. mhm, Rather, we should decide rationally whether we should continue or we should not. mhm. Okay, so thank you, Manu. Thank you, ठीक sir. है.